बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एक एहतजाज जारी है और उसमें जो दिलचस्प सूरत हाल है वो देखने वाली है। यानी वहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं, जब उनसे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने जाकर सवाल किया, जिनमें दो नुमाया रिपोर्टर्स अदनान याकूब और आसन वाहिद साहब हैं, उन्होंने जब वहाँ पर जाकर लोगों से पूछा कि आप यहाँ पर किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आने वालों को ये भी नहीं पता कि एहतजाज चल किस चीज़ का रहा है। कोई कह रहा है कि वो जो लोकल इलेक्शन होते हैं उसके हवाले से हम आए हुए हैं, कोई कह रहा है कि मुल्क में इलेक्शन ठीक नहीं होते उसके हवाले से हम एहतजाज कर रहे हैं, और कोई साहब ये फरमाते नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन काम सही नहीं कर रहा, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और वो लाए हुए लोग किसके हैं? तारिक फजल चौधरी साहब, जो नून लीग के एमएन ए। अब बात यह है कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून ने इस लेवल की सियासत करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के लिए उन्होंने अपने भेजे हुए लोगों के ज़रिए से एहतजाज करवाने हैं और उनको मुतनाज़ बनाना है, तो मान लीजिए शिकस्त आपका मुकद्दर बन चुकी है। जब आप सियासत में इस लेवल की चालें खेलते हैं तो मान लीजिए कि आपके पल्ले कुछ नहीं रहा। आपको यकीन हो गया कि लोग आपको वोट नहीं देंगे, और जिन नामालूम अफराद के भरोसे पर आप इलेक्शन लड़ते हैं उनकी सपोर्ट भी आपको नज़र आ रहा है कि वो आपको नहीं जितवा सकेंगे। इस लेवल की धांधली करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। इसलिए इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। साथ ही हमने खबर देखी कि आसन वाहिद साहब को प्रेशराइज किया गया और उनसे अपनी ही अपलोड की हुई वीडियो की तरदीद करनी पड़ी। उन्हें यह कहना पड़ा कि इस तरह जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो लोग थे वो तहरीक इंसाफ के थे। अब बात सोचने की ये है कि जो वीडियोज़ हैं वो कुछ और बता रही हैं और रिपोर्टर साहब कुछ और बता रहे हैं। बरसूरत उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने एक्सपोज कर दिया और बता दिया कि वहाँ पर एहतजाज करने वाला था कौन। उसके बाद इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो अकबर एस बाबर ने एप्लीकेशन दायर कर रखी थी, चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद की और उन्होंने कहा कि एक्ट 255 के तहत कार्रवाई होगी। अब इस पर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुश नज़र आ रहे हैं और इस फैसले को जब वो ट्वीट कर रहे हैं साथ लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाली बात नहीं है। जो फैसला है इसका मतलब ये है कि अब दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया जाएगा। और चांसेस भी यही हैं क्योंकि मियाँ साहब जो हैं उन्होंने बहुत ताकतवर शख्सियत के पांव पकड़े हैं। उनको बताया है कि अगर बैलेट पेपर पर बल्ला हुआ तो शेर को वोट कोई नहीं देगा, नून लीग को कोई वोट का चांस नहीं है। नून लीग बुरी तरह शिकस्त खाएगी और बुरी तरह निशान इबरत बनेगी। इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि बल्ला जो है उसको बैलेट पेपर से हटाया जाए। अब इसलिए टारगेट दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत सामने कुछ शो करेंगे, लेकिन फैसला ये देंगे कि इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो पीटीआई से ले लिया गया है। अब एक्ट 255 के तहत वो कार्रवाई होगी। साथ ही हम बात करते हैं कि ऐसा खानदान जिसने 40 साल इस मुल्क का खजाना बर्बाद किया, जिस खानदान का सरबराह 4 साल तक भगौड़ा रहा और उसको दोबारा से इक़्तिदार में लाने के लिए ताकतवर लोग कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें कि उस ख़ानदान ने कितना खाया और कितनी रसीदें पेश की। एवन फील्ड खारिज कर दिया गया। जितने भी आप केसेस उठाएंगे मियाँ साहब को पवित्र करके घर भेजा जा रहा है, लेकिन उसकी कोई रसीद, कोई एविडेंस, कोई ऐसा ठोस दलील, कोई ऐसा ठोस सबूत जिसकी बुनियाद पर मियाँ साहब को इस केस से बरी किया जा रहा हो, वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। जुनैद सफदर की प्रॉपर्टी सामने आई है, विक्टोरिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है और ये बरतानवी कंपनी है जिसके जो मालिक हैं वो जुनैद सफदर हैं और उस पर एड्रेस एवन फील्ड का लिखा गया है। ये वही एवन फील्ड है जिसके बारे में मियाँ साहब फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अपने हैं, और जब जवाब देने की बारी आती है तो उससे भाग जाते हैं। ना उनके पास कोई रसीद होती है और ना ही खरीदने और के टैक्सों के हवाले से कोई रसीद होती है। तो ये हाल है और इसमें तकरीबन ये 2021 में ये परचेज की गई थी। मीन्स दैट के ये कितनी इनकी खुफिया कंपनियां हैं, कितनी ऑफशोर कंपनियां हैं, कितनी नामालूम प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें भी इस चीज़ का इदराक नहीं है। जिनको इदराक है या जिनको होना चाहिए वो खुद मियाँ साहब को दोबारा से वज़ीर बनाने के लिए कोशिश नजर आते हैं। अभी एक शो चल रहा था, इरशाद भट्टी साहब और आमिर इलियास साहब वो आमने सामने थे और प्रोग्राम था कामरान शाहिद साहब का। उसमें आमिर इलियास राना ने जब उनको कहा भट्टी साहब के हवाले से कुछ बातें ज़ातियात पर अटैक किया, तो भट्टी साहब ने भी इंतहाई जो समझ लें गुस्से में उसका रिएक्शन दिया, जो कि शायद नेशनल टेलीविजन पर नहीं देना चाहिए था। क्योंकि साफ़ी कम्यूनिटी है तो बाद में अपने तौर पर वो बेशक उनको समझाते, उनको डांटते या जिस तरह भी डील करते, लेकिन स्क्रीन
چونکہ گھروں میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو یہ کوئی اچھا امپریشن نہیں پڑتا. اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور آن سکرین چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ساتھ ہی جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آڈیو لیکس کا دھندا جو ہے وہ بہت عرصے سے جاری ہے، اور جس کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی آڈیوز ویڈیوز یہ ہر زبان زدہ عام ہو چکی ہے. اب اس حوالے سے جو لطیف کھوسہ صاحب اور بشرا بی بی کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں یہ تاثر دیے جانے کی کوشش کی گئی کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کے درمیان کوئی اختلافات ہیں یا شاید چیئرمین شپ کے حوالے سے کوئی اختلافات چل رہے ہیں. یعنی یہ ایک کال تھی، کھوسہ صاحب کو انہوں نے کال کی، اور کھوسہ صاحب وکیل ہیں عمران خان کے بھی اور بشرا بی بی کے بھی. ان کو انہوں نے کال کی اور کسی خاص ایونٹ کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر اس طرح کا ماحول بنا، تو اس چیز کو لیک کر دیا گیا. اب اس چیز کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی طرف سے کہ یہ پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جا رہا اور ایسی چیزیں کیوں لیک ہو رہی ہیں. تو اس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے 5 صفحات پر مشتمل ایک حکم نامہ جاری کیا ہے. انہوں نے آئی ایس آئی کو کہا ہے کہ آپ 10 دن کے اندر اس کی جو ہے رپورٹ جمع کروائیں کہ یہ کہاں سے لیک ہوئی، پس پردہ محرکات کیا ہیں، اس حوالے سے بھی رپورٹ مانگی. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگلی بار ڈی جی لا پیمرا، ڈی جی لا پی ٹی اے یہ بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. تو یہ اچھا قدم ہے اور اس چیز کو روکنا چاہیے. آڈیو ویڈیوز کا دھندا بند ہونا چاہیے. سیاست ہو یا کوئی دوسری مخالفت ہے آپ کی، اس کو اسی انداز میں کرنا چاہیے جو اس کے اصول ہیں. کسی کو بھی بلیک میل کر کے بات منوانا، پارٹی چھڑوانا، الیکشن لڑوانا، باہر کروانا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سیاست کے میدان میں ہی مقابلہ کرنا چاہیے سیاستدانوں کو. چور دروازہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، اور چور دروازے سے آنے والے سیاستدان پھر بعد میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، اور بعد میں پھر وہ جب ذلیل ہوتے ہیں تو عوام سے پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا. آخر میں بات کرتے ہیں ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے جناب پاکستانی شہری بڑے آزاد ہیں اور ہر شخص کو حق کے اظہار آزادی رائے ہے اور وہ دے سکتا ہے اپنی رائے، لیکن حقیقت اس کے کچھ برعکس نظر آتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں عمران ریاض جیسا بندہ جو بولنے والا ہے اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے، عمران خان بولتا ہے 200 مقدمات بنا دیے جاتے ہیں، ارشد شریف صاحب بولتے ہیں ان کو شہید کروا دیا جاتا ہے. یعنی اس ملک میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہم آزاد ہیں یا میڈیا آزاد ہے یا بینگ اے سٹیزن ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں تو یہ شاید خام خیالی ہے. اس وقت اگر میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کچھ بول رہا ہوں تو شاید میں بھی کسی پریشر میں بیٹھا ہوں گا. یعنی ہر بندہ اس ملک کے اندر کسی لیمٹ تک بول سکتا ہے. اگر بولنے کی آزادی ہوتی تو کبھی بھی پاکستان میں یہ حالات نہ ہوتے. پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ بنیادی حقوق دلوانے میں ناکام نظر آ رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جہاں بھی چلے جائیں انصاف کی کوئی توقع لوگوں کو نہیں ہوتی اور لوگ ہر طرف سے مایوس لوٹتے ہیں. بصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.